हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विद डिफरेंट अराइवल टाइम्स। इससे पहली वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो न्यूमेरिकल किया था या हमने एफसीएफएस को समझने की कोशिश की थी, उसमें ध्यान से आप देखिएगा कि उसके अंदर हमने सेम अराइवल टाइम लिया था, प्रोसेसेस का सेम अराइवल टाइम हमने लिया था। P1, P2, P3 जो हमने प्रोसेस लिए थे उसमें हमने सबका अराइवल टाइम सेम लिया था, यानी सबका हमने 0 माइक्रो सेकंड लिया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि डिफरेंट अराइवल टाइम, मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हमारे प्रोसेसेस रैम के अंदर आ रहे हैं, यानी रेडी क्यू के अंदर आ रहे हैं, तो एफसीएफएस किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सामने मैं लिखा हुआ हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं इस डायग्राम के अंदर, इस टेबल के अंदर या इस न्यूमेरिकल के अंदर मैंने 3 प्रोसेस लिए हैं, P1, P2, P3। देखिएगा ध्यान से, P1, P2, P3, और इनका मैंने यहाँ पर अराइवल टाइम लिखा हुआ है और बर्स्ट टाइम लिखा हुआ है। अराइवल टाइम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि किस समय पर वो आया। समझने के लिए हमने ले लिया है P1 का 2 ms माइक्रो सेकेंड, P2 का 0 और P3 का हमने ले लिया है 4 ms, ठीक है। और बर्स्ट टाइम मतलब जिसका कंप्लीशन टाइम होता है 5 ms, 3 ms, 4 ms। अब देखिएगा ध्यान से कि रेडी क्यू के अंदर जब ये अलग अलग टाइम पर आते हैं तो किस तरह से ये रन होते हैं, रेडी क्यू से हम कैसे आपके रनिंग क्यू के अंदर जाते हैं और वहां से कैसे रन होते हैं। अब क्योंकि इसके साथ में एफसीएफएस लगी हुई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जो पहले आएगा उसी को सीपीयू पहले एग्जीक्यूट करेगा और वही पहले ही अपना रैम से बाहर निकलेगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा रन होने के बाद में। तो अब देखते हैं इसके अंदर कौन सा पहले आया है, कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा पहले आया कौन से बाद में आया। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम देखेंगे उसका अराइवल टाइम, कि कौन सा सबसे पहले आया। अराइवल टाइम जिसका कम होगा वो पहले आया, जिसका ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम एक जैन चार्ट बना लेते हैं और ताकि पता लग जाएगा कि साथ के साथ हमारे रेडी क्यू के अंदर किस तरह से वो प्रोसेसेस आते हैं और हम कैसे उसको रन करते हैं और टर्मिनेट करके सीपीयू उसको बाहर निकाल देता है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैन चार्ट हम लोग बना लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैन चार्ट, ये हमने लिख दिया जैन चार्ट, ठीक है। और इस तरह से जैन चार्ट बना लेते हैं समझने के लिए। ध्यान से देखिएगा, एक ही जैन चार्ट में सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अराइवल टाइम किसका है, सबसे देखिए 0, 0 सबसे कम होता है। तो सबसे पहले रेडी क्यू के अंदर जो आएगा वो P2 आएगा, क्योंकि इसका 0 अराइवल टाइम है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं शुरुआत में देखिएगा 0, और रेडी क्यू हमारी ये है। जैन चार्ट की मदद से हम उसको समझ रहे हैं, एक तरह से रेडी क्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, P2, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे P2 को। अब ध्यान से देखिएगा, P2 कब तक रेडी क्यू के अंदर रहेगा, यानी रेडी क्यू से रनिंग क्यू के अंदर कब तक रहेगा, वो रनिंग क्यू में कब जाएगा, यानी उसका क्या है टाइम, बर्स्ट टाइम क्या है उसका, तो जब तक वो प्रोसेसिंग होगी। देखिएगा ध्यान से, अब बर्स्ट टाइम कितना है P2 का 3, तो ये 0 से लेकर 3 तक चलेगा, 3 ms तक ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, यानी ये 0 से लेकर 3 तक चला। अब 3 के बाद में तो कुछ नहीं है, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, सीधी सी बात है। जब ये यहां 0 से लेकर 3 तक चलेगा, अब 3 से आगे हम देखेंगे कौन सा आएगा। अब इसका तो बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है, जब इसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, रन हो चुका है, तो हम इसको कर देंगे क्रॉस। P2 हमारा फिनिश हो गया, हमारा रन हो गया। अब देखते हैं इसके बाद रेडी क्यू के अंदर कौन सा आया जिसका अराइवल टाइम कम होगा। अब इसके बाद में किसका कम है, ध्यान से देखें, P1 का 2 है, P3 का 4 है, तो किसका कम है, P1 का कम है 2। तो इसके बाद में आएगा हमारा यहाँ P1, ठीक है। अब P1 हमारा कहां पर आया, इसका बर्स्ट टाइम ध्यान से देखिएगा। P1 जो है हमारा अराइवल टाइम तो हमारा 2 ms है, और ये कहां तक चलेगा, ये 5 तक चलेगा, यानी 5 यूनिट तक चलेगा, 5 ms तक चलेगा। लेकिन ये आया कब था, ये आया कब था, ध्यान दो, ये आया था 2 ms पर, 0 से लेकर 3। अब यहाँ पे 2 कहीं ना कहीं तो बीच में आएगा ना, 0 से लेकर 3, यानी बीच में कहीं 2 ये ऑलरेडी आ चुका था, बट इट वाज वेटिंग, ये वेट कर रहा था रेडी क्यू में, तो ये आ गया था, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। क्योंकि P1 जो हमारा ये P2 है जो पहले से ऑलरेडी चल रहा था, जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता P1 की बारी नहीं आती। यही है एफसीएफएस, पहले आएगा पहले जाएगा। और ये नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नॉन प्रिम्प्टिव में एक बार जो प्रोसेस चालू हो गया, जो शुरू होगा एग्जीक्यूशन के लिए, जब तक कंप्लीट नहीं होगा दूसरा कोई भी प्रोसेस रनिंग क्यू के अंदर नहीं जा सकता है, वो रेडी क्यू के अंदर ही वेट करता रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखते हैं, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर ये आ गया। अब कहां तक चलेगा, अब शुरुआत तो इसकी यहीं से होगी, 3 से ही शुरुआत होगी। आ यहाँ चुका था लेकिन शुरुआत 3 से ही होगी,
कहां तक चलेगा, 5 ms तक, या मान लीजिएगा 5 यूनिट तक चलेगा। तो यहां तक चलेगा आपका 5 तक, ठीक है जी। तो 3 और 5 कितना हो गया, ये आपका 8 हो गया, यानी 3 से लेकर के और 5 तक ही चलेगा। 3 और 5 ये हो गया आपका 8, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कंप्लीट हो गया, ये 5 तक चला, यस ये भी कंप्लीट हो चुका है, वेरी गुड, ये भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसकी 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 5 ms तक ये चला है। अब स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, अब ये P1 यहां पर कहां से शुरू हुआ था, P1 हमारा 3 से लेकर के और 5 तक। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अराइवल टाइम हमारा ये 2 पर आ गया था और ये P2 3 पर कंप्लीट हुआ था। तो ध्यान से देखिएगा, P1 ने कहां तक लिया टाइम, 5 ms तक। तो अब ये 3 और 5 को हम आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 8, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी रन हो गया, ये भी रन हो गया। अब कौन सा बचा, अब लास्ट में बचा आपका P3, तो ये P3 यहां पर आएगा। और ध्यान से देखिएगा, P3 कहां पर आया था, अराइवल टाइम इसका था 4 ms, यानी यहां इन दोनों के बीच में कहीं कहीं आ गया था। चलिएगा, ये वेट करना पड़ा इसको, ये वेट करना पड़ा ना इसको। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब इसने कितना टाइम लिया है, 4 ms, तो ये अपनी 4 यूनिट कंप्लीट करेगा या 4 माइक्रोसेकंड कंप्लीट करेगा। तो ये यहां से चलेगा 5 से लेकर के यहां तक 4 तक। तो अब यहां पर 8 था, 8 में ये 4 इंक्लूड होगा, 8 और 4 12, तो हम ऐसे यहां पे इसको लिख सकते हैं, ये कंप्लीट हुआ आपका 12 ms तक या 12 यूनिट पर जाकर के ये कंप्लीट हुआ। और इस तरह से ये भी एग्जीक्यूट हो गया और ये भी रैम से टर्मिनेट हो गया। अब हमारी रेडी क्यू कंप्लीट हो चुकी है, रेडी क्यू के अंदर जितने प्रोसेस आए थे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं कि इसका टर्नओवर टाइम क्या है और इसका कंप्लीशन टाइम क्या है और इसका वेटिंग टाइम क्या है, वो हम देख लेते हैं। ये हमने चार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा चार्ट को। सबसे पहले देखिएगा P2, P1, P3, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ था, कौन सा प्रोसेस टर्मिनेट हुआ था, P2, तो हमने यहां पे लिख लिया P2, ठीक है ना। इसका कंप्लीशन टाइम क्या, ध्यान से देखिएगा, कंप्लीशन टाइम ये होता है जहां पर वो जाकर के कंप्लीट होता है, या एक तरह से मान लीजिएगा ये जो आपका बर्स्ट टाइम होता है उसको भी हम कह सकते हैं कि उसने कितना टाइम लिया या कितने चक्र में वो पूरा हुआ। तो यहां पर ये कंप्लीट हुआ, हमने यहाँ पे CT लिख लिया 3 ms, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा आया था, ध्यान से देखिएगा, P1 एग्जीक्यूट हुआ था। तो P1 एग्जीक्यूट हुआ था, कंप्लीट कहां पर हुआ था, ये 8 यूनिट पर जाकर के हुआ था या 8 ms पे जाके हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद P3 आया था, P3 कंप्लीट हुआ था हमारा जाकर के 12 पर, ठीक है ना, 12 ms पर। ये ध्यान से देखिए, हमने यहां लिख लिया। इसके बाद लिखते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। टर्न टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है CT - 80, यानी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब ध्यान से देखिएगा, कंप्लीशन टाइम मतलब ध्यान से देखिएगा 3 और माइनस अराइवल टाइम क्या है, P2 का 0, तो 3 में से हमने 0 घटा दिया, 3 - 0 कितना आ गया, 3। इसी तरह से नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, 8 - 2 6 और 12 - 4 8, ये हमारा TAT निकल के आया। उसी तरह से हमने वेटिंग टाइम निकाल लिया WT, इसका फॉर्मूला होता है TAT - BT, यानी टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब TAT हमारा कितना निकल करके आया, TAT ध्यान से देखिएगा, जो TAT हमारा निकल करके आया उसमें से हमने BT को घटा दिया, BT को जो हमने घटा दिया तो ये हमारे वैल्यू निकल के आएंगी 0 1 और 4, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद में एवरेज टाइम निकालेंगे। एवरेज TAT अगर हम निकालते हैं एवरेज TAT, तो एवरेज TAT में हम ध्यान से देखेंगे, एवरेज TAT के अंदर क्या निकल के आया, 3 + 6 + 8, यानी हमने इसको जोड़ दिया 3 6 और 8। इनको जोड़ने के बाद में नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 5.67 जो भी निकल के आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज WT 0 1 और 4, इसको हमने जोड़ के इसको नंबर ऑफ प्रोसेसेस को हमने डिवाइड कर दिया, यानी 0 1 4 5/3 1.67 ms। इस तरह से आप TAT और आपका वेटिंग टाइम इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिया है ये है विद डिफरेंट अराइवल टाइम, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विद डिफरेंट अराइवल टाइम। इससे पहली वीडियो में जो हमने लिया था वो लिया था विद सेम अराइवल टाइम। तो आप दोनों कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों कंपैरिजन में हमने क्या फर्क पाया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि ये FCFS कंप्लीटली आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपकी समझ में आ गई है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपको लगता है कि हाँ वीडियो से हमने कुछ सीखा नहीं सीखा, कैसा सर ने सिखाया कैसा नहीं सिखाया, या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। कमेंट भी हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। धन्यवाद।